हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 62 जिसमें हम पढ़ेंगे कलेक्शन, लिस्ट और एरे लिस्ट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 61 में हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने एक ओवरव्यू देख लिया था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। आज हमको एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंसंट्रेट करेगा तीन चीज़ों पे, दैट इज कलेक्शन, लिस्ट और एरे लिस्ट पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बनता है कि कलेक्शन और कलेक्शंस में क्या फ़र्क है, यानी कलेक्शन और कलेक्शंस सिर्फ एक एस लग गया है तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो यस, टेक्निकली दोनों में फ़र्क है। कलेक्शन एक इंटरफेस है और कलेक्शंस एक क्लास है। दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कलेक्शन एक इंटरफेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई क्लास जब कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स को डिफाइन करेगी, तब जाके हम कलेक्शन इंटरफेस को यूज कर पा रहे हैं। जबकि कलेक्शंस एक क्लास है जिसके पास वेल डिफाइंड मेथड्स हैं, खासतौर पे वो मेथड्स जिनको हम बोलते हैं यूटिलिटी मेथड्स, कुछ यूजफुल मेथड्स हैं जो अक्सर काम आते हैं। जैसे कि हमें सॉर्टिंग करनी है तो हमें कलेक्शंस क्लास के अंदर वो मेथड मिलेगा जिससे कि हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो फंडामेंटल डिफरेंस, कलेक्शन एक इंटरफेस है और कलेक्शंस एक क्लास है। ठीक है, अब क्लास और इंटरफेस में क्या अंतर होता है ये ऑब्वियसली आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप इसी सीरीज में पुराने वीडियोस को देखिएगा जिसमें इंटरफेस और क्लासेस को कवर किया गया है। अब हम देखते हैं कलेक्शन इंटरफेस के बारे में। तो देखिए, ये हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था कि किस तरीके से ये इंटरफेसेस आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन की, जो क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है ना, ये कलेक्शन जो दिख रहा है आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज इंटरफेस। और लिस्ट भी क्या है, एक इंटरफेस। और जिन नाम के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू कलर से, ये सब क्लासेस हैं। तो एरे लिस्ट एक क्लास है, लिंक लिस्ट एक क्लास है, वेक्टर एक क्लास है, स्टैक एक क्लास है। लेकिन कलेक्शन और लिस्ट दोनों क्या है, इंटरफेस है। हम जानते हैं अगर दो इंटरफेस बने हुए हैं इस तरीके से तो ये एक्सटेंड हो रहा है, मतलब एक इंटरफेस बना होगा। कैसे बना होगा, आपको कोडिंग आती है, इंटरफेस। ओके, हालांकि कीवर्ड है तो ये स्मॉल रहा होगा, इंटरफेस। इंटरफेस कलेक्शन, कलेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर किया होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। और ओह, मैंने सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन नहीं लगेगा। इसके बाद एक और इंटरफेस बना होगा। क्या बना होगा, इंटरफेस। किस नाम से, लिस्ट नाम से। ठीक, और इसने एक्सटेंड किया हुआ, एक्सटेंड्स किसको, कलेक्शंस को, सॉरी कलेक्शन को। ठीक है ना, तो कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करके लिस्ट इंटरफेस बनाया गया होगा। तो इसके अंदर भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। गॉट इट। अब ये जो एरे लिस्ट क्लास बनाई गई है, ये सब पहले से बना हुआ है, हमें कुछ नहीं बनाना है, ये पहले से बना हुआ है। तो एक क्लास बनी होगी, क्या नाम से, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्लास ने इंप्लीमेंट किया होगा, इंप्लीमेंट्स, किसको इंप्लीमेंट किया होगा, इंप्लीमेंट किया होगा लिस्ट को, लिस्ट इंटरफेस को। तो ये ज़रूरी है कि इस क्लास के अंदर हम वो सारे फंक्शंस जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है लिस्ट इंटरफेस में, उनको यहाँ डिफाइन करें। पर क्योंकि लिस्ट चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन का, तो कलेक्शन के भी सारे मेथड्स, इनको भी इस क्लास में करना पड़ेगा डिफाइन। तो इसका मतलब एरे लिस्ट के पास वो सारे मेथड्स होंगे जो लिस्ट और कलेक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड थे। और यही बात एरे लिस्ट के अलावा
लिंक लिस्ट पे भी लागू होती है, वेक्टर पे भी लागू होती है, स्टैक पे भी लागू होती है। तो ये सब में सारी की सारी क्लासेस जो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब में कलेक्शन और लिस्ट के मेथड्स इंप्लीमेंटेड हैं। तो अभी अपन सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि कलेक्शन और लिस्ट में कौन कौन से मेथड्स हैं। तो ये उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बात अपन समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कलेक्शन इंटरफेस के बारे में। कलेक्शन इंटरफेस क्यों यूज़ किया जाता है? कलेक्शन इंटरफेस यूज़ किया जा रहा है, अब एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी इंटरफेस यूज़ किया जा रहा है इसका मतलब वो तभी यूज़ हो पाएगा जब उस इंटरफेस को किसी क्लास ने इंप्लीमेंट कर दिया। क्योंकि किसी भी इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जो कि डिफाइन करने पड़ते हैं उस क्लास में जिस क्लास ने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो कलेक्शन इंटरफेस अकेला तो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उन्होंने इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया हुआ। हालांकि कोई भी ऐसी डायरेक्ट क्लास नहीं है जिसने डायरेक्टली कलेक्शन को इंप्लीमेंट किया हो। जैसे एरे लिस्ट एक क्लास है, तो एरे लिस्ट क्लास ने लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, तो इनडायरेक्टली उसने कलेक्शन इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर लिया हुआ। क्योंकि लिस्ट एक चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन का, तो ऑब्वियस ही बात है कि एरे लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर ये वो सारे मेथड्स डिफाइंड होंगे जो लिस्ट या कलेक्शन इंटरफेस के अंदर थे। तो डायरेक्टली कोई ऐसी क्लास नहीं है जिसने कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हो। एनीवे, अब ये जो कलेक्शन इंटरफेस है इसका इस्तेमाल क्या है? इसका बेसिकली इस्तेमाल ये है कि जब भी हमें ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स मुझे चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन इंटरफेस के बारे में आप क्या नोट कर सकते हैं? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट इंटरफेस की। लिस्ट इंटरफेस में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है, यानी जब भी मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करनी है एक लिस्ट में, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, तो मैं हमेशा लिस्ट इंटरफेस का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स का डेटा रखना है, पर स्टूडेंट्स का डेटा रिपीट हो सकता है, डुप्लीकेट अलाउड है, ऐसा मैं चाहता हूँ, तो फिर मैं लिस्ट इंटरफेस की बात करता हूँ। तो लिस्ट इंटरफेस के पास ऐसे मेथड्स हैं जो इस बात को कंसिडर करते हैं कि जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन कर रही है। ठीक है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे कुछ ऐसे भी इंटरफेसेस आप पढ़ेंगे जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। अगला पॉइंट है कि लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। इंसर्शन ऑर्डर कैसे प्रिजर्व रहेगा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना? अब एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया का मतलब क्या होगा कि एक मेमोरी लोकेशन बन गई होगी। यानी एरे लिस्ट का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो एक सीक्वेंस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स है, यानी वो एक एरे है। तो इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ए, एक ऑब्जेक्ट रखा बी। ये हो सकता है स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकता है बुक क्लास के ऑब्जेक्ट हो, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट हो, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो एरे लिस्ट ने लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है, तो इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड है। ठीक है, ये जैसे ए दोबारा आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी दोबारा आ गया, तो ये पॉसिबल। और जिस ऑर्डर में वो इंसर्ट हो रहे हैं वो ऑर्डर भी अपन प्रिजर्व कर रहे हैं। तो वो प्रिजर्वेशन कैसे होता है? यहाँ पे होते हैं इंडेक्सेस, राइट? इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस के कारण उनका पोजीशन नंबर हम बता सकते हैं। तो एक जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सीक्वेंस इन इंडेक्सेस के कारण प्रिजर्व हो रहा है। तो जैसे जो पहली वैल्यू आएगी, जो पहली वैल्यू मैं इसमें इंसर्ट करूंगा वो हमेशा 0 इंडेक्स पे ही आएगी बाय डिफॉल्ट, है ना? फिर दूसरी वैल्यू आएगी तो वो 1 इंडेक्स पे आएगी, तीसरी वैल्यू आएगी तो वो 2 इंडेक्स पे आएगी। इस तरीके से एक के बाद एक वैल्यूज आती जाएंगी और ये ऑर्डर अपन प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना? तो ये हो गया लिस्ट का एक और कैरेक्टर। और ध्यान रखिए कि लिस्ट को एरे लिस्ट ने भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, लिंक लिस्ट ने भी किया हुआ है, वेक्टर ने भी किया है और वेक्टर के कारण स्टैक ने भी किया है। तो इन सब में
लिस्ट की ये सारी खूबियां मौजूद होंगी कि इसमें इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व रहेगा और डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड रहेंगे। अच्छा, ये जो वेक्टर क्लास और स्टैक क्लास है ना, ये दोनों की दोनों क्लासेस वर्जन नंबर 1.0, जावा के वर्जन नंबर 1.0 से अवेलेबल है। कौन कौन सी क्लास? वेक्टर और स्टैक। यानी जावा का जो वर्जन 1.0 आया था उसमें भी ये दोनों क्लासेस मौजूद थी, जबकि ये लिंक लिस्ट वगैरह, एरे, ये सब नहीं था। इवन कलेक्शन और ये लिस्ट ये भी नहीं था। ये 1.2 में आया था। कौन? कलेक्शन इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब वर्जन नंबर 1.2 में आए थे। तो फिर आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर वेक्टर और स्टैक पहले से आए थे और यहाँ तो बोल रहे हैं कि वेक्टर ने लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है, यानी जब वर्जन नंबर 1.0 में वेक्टर होगा तो उसने लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होगा, तो लिस्ट इंटरफेस तो पहले से बना होना चाहिए ना। नहीं, एक्चुअल में कारण यह है कि जब वर्जन नंबर 1.0 में वेक्टर और स्टैक अवेलेबल थे तो उन्होंने लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक लिस्ट इंटरफेस अवेलेबल नहीं था। जब वर्जन नंबर 1.2 में कलेक्शन, लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब अवेलेबल हुए तो ये वेक्टर और स्टैक को री इंजीनियरिंग की गई, मतलब इनको दोबारा से बनाया गया, दोबारा से सुधारा गया, इसमें लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया गया। तो इसका मतलब वेक्टर और स्टैक की कोडिंग को चेंज किया गया था वर्जन नंबर 1.2 में। तो इसका मतलब वेक्टर और स्टैक क्लास अवेलेबल तो 1.0 से है, लेकिन आज जो वेक्टर और स्टैक हम पढ़ रहे हैं वो वाले वेक्टर और स्टैक नहीं है जो 1.0 में अवेलेबल थे, बल्कि वो वाले हैं जो 1.2 में इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये इतने पहले से बने हुए हैं तो इनको अपन बोलते हैं लेगेसी क्लासेस। लेगेसी क्लासेस कौन कौन सी क्लासेस? वेक्टर और स्टैक, लेगेसी क्लासेस। और बोलते हैं ना लेजेंड, जैसे अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंड। तो क्या मतलब हुआ लेगेसी क्लासेस का? क्या मतलब हुआ? ये दोनों क्लासेस बहुत पहले से इस फ्रेमवर्क में मौजूद है, राइट। तो अब जैसे एरे लिस्ट हमने देखा कि एक क्लास है ना, एरे लिस्ट, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मान लीजिए मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एल नाम का, ठीक है, तो ये एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एरे लिस्ट, ठीक है। और इसकी अपनी कुछ कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो ये इनके इंडेक्सेस हैं। अब मैं अगर इसमें लिखता हूँ एल डॉट एड, तो ऐड एक मेथड है जिसके कारण मैं कोई ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकता हूँ, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, ये शुरुआत में ऐड होता है, यानी 0 इंडेक्स पे। अगर मैंने फिर लिखा एल डॉट ऐड और मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर भेजता हूँ तो ये बी इस जगह पर जाएगा, ठीक है। एल डॉट ऐड, फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट पास किया तो वो इसमें जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें ऐड कर सकता हूँ वापस से ए ऑब्जेक्ट, तो वो डुप्लीकेट को डिनाई नहीं करेगा, यानी डुप्लीकेट को उसने अलाउ किया हुआ है, इसलिए डुप्लीकेट इसमें जा सकता है। और ऑर्डर भी प्रिजर्व हो रहा है, जो वैल्यू तीसरे नंबर पे आई थी यानी सी, वो इंडेक्स नंबर 2 पे है। इसका मतलब ये इंडेक्स नंबर के कारण हम उनका ऑर्डर भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ मेथड्स के बारे में। हमने देखा कि एक तो कलेक्शन इंटरफेस है और दूसरा लिस्ट इंटरफेस है, और कलेक्शन पेरेंट इंटरफेस है और लिस्ट चाइल्ड इंटरफेस है। तो अगर एरे लिस्ट क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि एरे लिस्ट क्लास के अंदर वो सारे के सारे फंक्शंस डिफाइंड होंगे जो कलेक्शन या लिस्ट इंटरफेस के अंदर हैं। तो एक एक करके हमें पढ़ना है कि लिस्ट इंटरफेस में कौन से मेथड्स हैं और कलेक्शन इंटरफेस में कौन से मेथड्स हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कलेक्शन इंटरफेस के मेथड। सबसे पहला मेथड है ऐड, जैसे कि अभी अपन एग्जांपल में देख भी रहे थे। ऐड फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं और वो इस ऑब्जेक्ट को लिस्ट में ऐड कर देता है, ठीक है ना। तो ऐड एक फंक्शन हुआ जिससे कि आइटम लिस्ट एलिमेंट ऐड होता है लिस्ट में, है ना। अब ये ऐड फंक्शन रिटर्न क्या करता है? बुलियन टाइप की वैल्यू, यानी रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो अगर ऐड सक्सेसफुली हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरा पूरा एक कलेक्शन ऐड कर दें
तो उसके लिए हम ऐड ऑल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कलेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लिस्ट या लिस्ट नहीं, इसका नाम एल रख देता हूँ, ठीक है, एल, ठीक है ना। बाकी जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे बनाया है, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, और इसमें कुछ पास किया। ये अभी अपन बाद में समझेंगे कि यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, क्यों पास कर रहे हैं, पर अभी अपन ने एरे लिस्ट बना ली है और इस तरीके से, तो 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्सेस हो गए। अब एल डॉट ऐड जब मैं कॉल करता हूँ और इसमें कोई ऑब्जेक्ट पास करता हूँ तो वो इसमें जा रहा है, तो ये ऐड फंक्शन है जिसमें मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। अब ये ऐड फंक्शन एरे लिस्ट में कहाँ से आया, क्योंकि एरे लिस्ट क्लास ने कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट किया है, डिफाइन किया है। तो ऐड फंक्शन एक्चुअल में कलेक्शन का था। इसी तरीके से ऐड ऑल फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, किसी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट, यानी मान लीजिए कि एक और एरे लिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है L1, तो मैं L1 पास कर दे रहा हूँ, मतलब एक और एरे लिस्ट बनी हुई है L1 नाम से, ये तो L है, ठीक है ना, ये L1 है और इसके अंदर कुछ डेटा है, सपोज करो E F G। तो जब मैंने ऐड ऑल करके ये L1 पास कर दिया, दूसरी एरे लिस्ट है, तो ये पूरा का पूरा कलेक्शन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा E, इसमें आ जाएगा F, इसमें आ जाएगा G, यानी एक उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में L1 के अंदर था उसी सीक्वेंस में L के अंदर आया। लेकिन कहाँ से आया, इंडेक्स नंबर 1 से आया, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 पे ऑलरेडी A स्टोर हो चुका है। अगला फंक्शन है रिमूव फंक्शन की मदद से हम किसी एलिमेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने लिखा L डॉट रिमूव, तो रिमूव में मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने G पास कर दिया, तो ये G यहाँ से रिमूव हो जाएगा। करेक्ट। ये सबकी रिटर्न वैल्यू क्या है, बूलियन टाइप की, यानी ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करते हैं, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर मुझे पूरे कलेक्शन की वैल्यू को रिमूव करना है तो मैं रिमूव ऑल लिख सकता हूँ, राइट। जैसे अभी के केस में अगर ये G मैंने रिमूव नहीं किया होता, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, G रिमूव नहीं किया होता। अब मैं लिखता हूँ L डॉट रिमूव ऑल, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ L1। मतलब ये जो L1 कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो वाले एलिमेंट्स L कलेक्शन के अंदर से रिमूव करता हूँ। तो ये जो L अपने पास एरे लिस्ट है ना, इसके अंदर से E F G ये तीनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूव ऑल ऑफ दिस कलेक्शन एलिमेंट्स दैट आर ऑल्सो कंटेन्ड इन द स्पेसिफाइड कलेक्शन। मतलब जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है, जो कलेक्शन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया है, इसके एलिमेंट्स, अगर इसके एलिमेंट्स मतलब L1 के एलिमेंट्स अगर L में हैं तो वो रिमूव हो जाए। L1 के एलिमेंट्स कौन है, E F G। अगर L में है क्या E F G, यस, तो वो रिमूव हो जाए, किससे, L से, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फंक्शंस। कुछ और फंक्शंस है, जैसे रिटेन ऑल, रिटेन्स ओनली द एलिमेंट्स इन द कलेक्शन दैट आर कंटेन्ड इन द स्पेसिफाइड कलेक्शन। मतलब रिटेन्स ऑल अगर मैं बोलता हूँ तो केवल ये कलेक्शन के एलिमेंट्स रिटेन करें, बाकी सब रिमूव हो जाए, ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर ये रिमूव ऑल वाला मैंने नहीं कॉल किया होता तो क्या स्टेटस होता कि इसके अंदर A E F G होता। अब अगर मैं लिखता हूँ L डॉट रिटेन ऑल और इसके अंदर पास कर देता हूँ L1, तो L1 के एलिमेंट्स यानी E F G, L1 के एलिमेंट्स जो कि L में है अगर, तो वो रिटेन करेंगे, मतलब वो यहीं रहेंगे, बाकी सब रिमूव हो जाएगा, तो A रिमूव हो जाएगा। इंट साइज क्या बता रहा है, साइज बता रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट्स एरे के अंदर हैं, तो ऑब्जेक्ट्स की संख्या बता रहा है। तो जैसे अब यहाँ से A तो हमने रिमूव कर दिया है, अब अगर मैं कॉल करता हूँ L1 डॉट साइज,
तो ये हमें रिटर्न करके क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। यानी एरे का साइज नहीं दे रहा है वो, एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसका साइज दे रहा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कलेक्शन। अच्छा, कंटेन्स, कंटेन्स एक फंक्शन है जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, जो ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस एरे में, इस कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इसके अलावा एक फंक्शन है क्लियर, अगर इसको कॉल करूं तो सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। बड़ा ही सिंपल है, आपने लिखा L1 डॉट क्लियर, और क्या हुआ, पूरे के पूरे एलिमेंट जो भी लिस्ट में थे वो सब रिमूव हुए। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये एरे एम्प्टी है, ये कलेक्शन एम्प्टी है, तो मैं इस एम्प्टी फंक्शन को कॉल करूंगा, वो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब एम्प्टी है। इसके अलावा एक इटरेटर भी है, इसका मैं यूज़ अभी आपको प्रोग्रामिंग में करके बताऊंगा। इटरेटर की मदद से हम पूरी लिस्ट को एक्सेस कर पाते हैं, इजीली एक्सेस कर पाते हैं, इसलिए इटरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन समझेंगे। अब आइए देखते हैं लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स। लिस्ट इंटरफेस में भी वही वो मेथड्स तो होंगे जो कलेक्शन में हैं, पर इसके अपने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स भी हैं। जैसे ऐड मेथड का एक नया वर्जन, कलेक्शन में देखिए एक ऐड फंक्शन था, पर वो एक ही आर्गुमेंट लेता था, एक ऑब्जेक्ट लेता था जिसको उसे लिस्ट में ऐड करना होता था, कलेक्शन में ऐड करना होता था। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्जन ऐड का आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इंडेक्स और एलिमेंट। तो इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने, अब क्योंकि लिस्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एरे लिस्ट कर रहा है, तो एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एरे लिस्ट L1, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से एक एरे लिस्ट बन गई है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ऐड नाम का एक नया फंक्शन हम लिस्ट में देख रहे हैं, और इसको कैसे कॉल करेंगे। अगर मैंने लिखा L1 डॉट ऐड और A इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना, तो इसमें चला जाएगा A। तो ये ऐड तो मैंने कलेक्शन वाला कॉल किया है, L1 डॉट ऐड B, तो B यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। पर मान लीजिए मैं लिखता हूं L1 डॉट ऐड, ठीक, और मुझे 0 इंडेक्स पे ऐड करना है ऑब्जेक्ट C को, एलिमेंट C को, तो क्या होगा, तो 0 इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, C चला जाएगा। लेकिन फिर A का क्या होगा, तो सिंपल है, A आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो B भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, होगा ये कि ये B जो है यहां से आगे शिफ्ट होके इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है, और इस जगह पे जहां पे B था वहां पर A आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे A आ गया और यहाँ पे C आ गया, मतलब सभी क्या हो जाएंगे, आगे शिफ्ट हो जाएंगे, सिर्फ इसके कारण। अब अगर मैंने लिखा L1 डॉट ऐड और इंडेक्स नंबर 1 पे मुझे D को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो D कहाँ आएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे, तो A और B को फिर आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा B, ठीक है, और A और B अपनी जगह से हट जाएंगे, एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे। C की पोजीशन चेंज नहीं होगी, C तो वहीं का वहीं रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा D, और A आगे शिफ्ट हो गया था तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से एक ऐड मेथड लिस्ट के अंदर है, जिसमें इंडेक्स और एलिमेंट हम लोग पास करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक सेट नाम का मेथड भी है लिस्ट में, जिसके कारण हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि आगे शिफ्टिंग हो, सिंपली रिप्लेस हो जाए, तो हम सेट मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा L1 डॉट सेट, ठीक है, और सेट मेथड में मैंने इंडेक्स दे दिया है 1, और इस जगह पे कर देता हूं मैं E या F, कुछ भी F कर देता हूं, तो F कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे, लेकिन D आगे शिफ्ट नहीं होगा, D यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब D आगे शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि आप ऐड नहीं कर रहे हो, सेट कर रहे हो, तो यहां पर आ गया F, ठीक है, तो D रिमूव हो गया, रिप्लेस हो गया। गेट सेट का जस्ट अपोजिट है, काम हम सेट से वैल्यू रखते हैं तो गेट से हमें वैल्यू मिलती है। आप इंडेक्स नंबर बताएं, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी,
ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने लिखा L1 डॉट गेट और इंडेक्स नंबर 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे कौन है वो ये अपने को रिटर्न करके देगा, यानी कि A। कुछ और मेथड्स जैसे कि इंडेक्स ऑफ, बहुत ही काम का मेथड है। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंडेक्स पता कर सकते हैं। यानी अगर मैं लिखता हूँ L1 डॉट इंडेक्स ऑफ, है ना, इंडेक्स ऑफ, और इसमें पास कर देता हूँ f, तो f का इंडेक्स क्या है, तो इसने रिटर्न करके दे दिया मुझे 1। लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब ये हुआ कि पीछे से अपन इसको सर्च करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये इसलिए क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती है ना। तो हो सकता है कि दो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हो, तो जैसे f यहाँ पर भी रखा हो मान लो, तो क्या होगा, दो f हैं, तो जब आपने बोला L1 डॉट इंडेक्स ऑफ f, तो वो बाय डिफॉल्ट शुरुआत से सर्च करना स्टार्ट करेगा, जो सबसे पहले f मिल जाएगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूँ L1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ f बोला तो पीछे से इसने सर्च करना चालू किया, यानी हाईएस्ट इंडेक्स से सर्च करना चालू किया, तो जो सबसे पहले उसे मिला दैट इज इंडेक्स नंबर 4 पे f मिला है, तो ये रिजल्ट रिटर्न करेगा 4। तो यहाँ से 1 आ रहा था और यहाँ से आपका आ रहा है 4, तो ये फर्क हो जाता है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड है इसलिए। ओके, अब एक और बात कि अगर वो एलिमेंट इसमें मिलता ही नहीं, जैसे मैं सर्च करता L1 डॉट इंडेक्स ऑफ G, अब G तो इसके अंदर है ही नहीं कहीं पर, तो ये रिटर्न करेगा -1, ठीक है, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो ये अपन ने देखा लास्ट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, एक मेथड और है रिमूव। रिमूव से क्या होगा, आप जो इंडेक्स नंबर बताएंगे उस इंडेक्स पे रखा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक और मेथड है सबलिस्ट। सबलिस्ट से हमें इसकी एक सबलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि मैंने कॉल किया L1 डॉट सबलिस्ट। सबलिस्ट में मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी, इंडेक्स नंबर, स्टार्टिंग इंडेक्स यानी जहाँ से मुझे सबलिस्ट चाहिए, तो जैसे मैंने 1 दिया और 3 दिया, तो ये 1 से लेके 3 तक की सबलिस्ट देगा, लेकिन 1 से लेके 3 तक में 1 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 बट नॉट 3। तो 1 से लेके 3 तक की सबलिस्ट का मतलब 1 और 2 बस, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू जो पहला इंडेक्स है वो इंक्लूड होगा, दूसरा वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 और 2 ये एक सबलिस्ट है और ये रिटर्न होगी, तो इसको भी आपको किसी एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, एरे लिस्ट का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ओके, तो हमने देखा कि कलेक्शन इंटरफेस की कोई डायरेक्ट कंक्रीट क्लास नहीं है जिसने इंप्लीमेंट किया हो कलेक्शन को, लेकिन हाँ जो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट हैं वो इनडायरेक्टली कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लिस्ट को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली एरे लिस्ट की, क्योंकि आज हमें एरे लिस्ट को भी पढ़ना है और लिंक लिस्ट वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। एरे लिस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स आप देखिए। सबसे पहले एरे लिस्ट इज डिफाइंड यूजिंग डायनेमिक एरेज। नाउ व्हाट इज डायनेमिक एरे? डायनेमिक एरे का मतलब ये होता है कि जो रन टाइम पे ग्रो कर सके, श्रिंक कर सके। तो जब आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट आपने बनाया न्यू लिखकर और आपने एरे लिस्ट लिखा और इस समय आपने इसमें पास कर दिया 4, तो 4 साइज का एक एरे बन जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसमें वैल्यूज ऐड करते हैं और इसमें वैल्यू रखते जाते हैं, देखिए इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, तो हो सकता है कि ये चारों एलिमेंट्स फिल हो जाएं, यहाँ पे भी कुछ आ जाए, यहाँ पे भी कुछ आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, तो ये पूरा फिल हो जाएगा। तो फिर अगर मैं एक और वैल्यू ऐड करना चाहूँगा तो इसमें जगह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा और इसका साइज हो जाएगा कुछ और ज़्यादा साइज हो जाएगा। अब साइज भी मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा, लेकिन ये साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर अगर ये फिर से पूरा भर गया तो फिर इसमें और साइज बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये एरे अगर फुल हो जाता है तो भी हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एरे फुल होने पर ये अपने साइज को ग्रो करता है।
ग्रो करता है मतलब नए नए मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होते होंगे। तो ये चीज़ कि नए मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होते हैं, ये हमारा एरे कैसा हो गया, डायनेमिक एरे। ठीक है, डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे का यही कॉन्सेप्ट है कि वो रन टाइम पे ग्रो होता है और वैल्यूज कम होती हैं तो वो श्रिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो जब डायनेमिक एरे की अपन बात करें तो एरे की एक तो होती है कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी इज कि इसमें कितनी जगह है। जरूरी नहीं कि उसमें उतने ही ऑब्जेक्ट्स रखे हों। तो हो सकता है कि इनिशियली हमने एरे की कैपेसिटी 4 रखी थी और इसमें एलिमेंट एक भी नहीं रखा था, लेकिन फिर एक ऑब्जेक्ट रखा, दो ऑब्जेक्ट रखा, तो हो सकता है दो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उसका साइज 2 है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एरे में शुरुआत में जैसे कि मेरे पास 4 जगह थी, मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स रख दिए, तो इसका साइज 2 है पर कैपेसिटी 4 है। ठीक है, तो डायनेमिक एरे रन टाइम पे ग्रो या श्रिंक हो सकता है। तो एरे लिस्ट इज डिफाइंड यूजिंग डायनेमिक एरेज, देयरफॉर इट इज रीसाइजेबल। इसका साइज कम ज़्यादा हो सकता है। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं एरे लिस्ट में। क्यों है अलाउड? क्योंकि इसने लिस्ट और कलेक्शन को इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, ये अपन पहले ही देख चुके हैं कि अगर कोई लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो ऑर्डर तो प्रिजर्व रहेगा। नल इंसर्शन इज पॉसिबल, यस, मतलब मैं ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, मैं उस जगह पे अगर नल भी इंसर्ट करना चाहूंगा तो कर सकता हूँ। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, मतलब मैंने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया है तो दूसरा मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया है, ऐसा पॉसिबल है। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। तो यहाँ पर एक और बात को समझिए कि जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स अलाउड हैं, यानी लिस्ट इंटरफेस को जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी उसमें अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स भी रखना पॉसिबल है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब अपन ने एरेज पढ़ा है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ही तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन हो सकता है, पर एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, इनके जब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो इसके अंदर एक ऐसा खास डायनेमिक एरे है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया या बुक क्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही एरे में रख दिया, ये पॉसिबल है। लेकिन क्या ऐसा कोई इंटरफेस भी है जिसमें हम हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स नहीं रख सकते? यस, ट्री सेट और ट्री मैप, ये भी कलेक्शन फ्रेमवर्क में आप इंटरफेस पढ़ेंगे जिसमें आप होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स ही रख सकते हैं, हेट्रोजीनियस नहीं रख सकते, मतलब एक जैसे ही रख सकते हैं। या तो सारे स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट रखेंगे या सारे बुक के ऑब्जेक्ट रखेंगे, लाइकवाइज। ओके, अभी हम बात कर रहे थे कि डायनेमिक एरे में एरे का साइज बढ़ता जाएगा अगर मैं एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और कोई साइज मेंशन नहीं करता हूं। तो जैसे एक तरीका तो ये है कि जब मैं एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो यहाँ पर साइज मेंशन कर दूं, कैपेसिटी मेंशन कर दूं, जैसे कि मैंने 4 मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पर 4 साइज का एक एरे लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा एरे लिस्ट L2, ठीक है, और इसमें लिखा न्यू और लिखा एरे लिस्ट और कोई वैल्यू पास नहीं करता हूं, सिंपली पैरेंथेसिस लगा दिया, तो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या रहेगी? 10। ठीक, ये 10 हो गया। तो क्रिएट्स एन एम्प्टी एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी इज 10। अब अगर ये 10 की 10 वैल्यूज पूरी फिल हो जाती हैं तो नई कैपेसिटी कैसे डिड्यूस होगी, उसके लिए ये एक फॉर्मूला है। देखिए, आपको क्या करना है, जो करंट कैपेसिटी है वो उसका मल्टीप्लाई 3/2 से करना है और उसमें +1 करना है। तो कैसे होगा? जैसे इसकी कैपेसिटी कितनी है अभी? 10 है ना, तो करंट कैपेसिटी इक्वल्स टू 10। अब न्यू कैपेसिटी मुझे निकालनी है, अगर 10 की 10 वैल्यूज इसमें फिल हो चुकी हैं तो न्यू कैपेसिटी इक्वल्स टू ओल्ड कैपेसिटी यानी करंट कैपेसिटी इंटू 3/2 और +1। अभी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 + 1 16, तो ये 16 इसकी नई कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप सोचिए जब आपने साइज दिया था 4, तो नई कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 4 इंटू 3/2 +1, मतलब 4/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 + 1 7, तो 7 इसकी नई कैपेसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ये इसका फॉर्मूला है। गॉट इट?
इसमें ये एक कंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब एरे लिस्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया जाता है, तब डिफॉल्ट यानी इनिशियल कैपेसिटी 10 हो जाती है। लेकिन ऐसा भी है कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप इंट वैल्यू दे सकते हैं, इनिशियल कैपेसिटी पास कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में 4 पास किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक और तरीका है, एक और कंस्ट्रक्टर एरे लिस्ट में है जो कलेक्शन लेता है। मतलब मान लीजिए एक एरे लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एरे लिस्ट L3 न्यू एरे लिस्ट, ठीक। और इसमें मैंने पास कर दिया, सपोज करिए L1, तो इसकी कैपेसिटी वही हो जाएगी जो L1 एरे लिस्ट की कैपेसिटी थी, यानी 4। और इसमें जो वैल्यूज भी रखी हुई थी ना, वही वैल्यूज इसमें भी कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब ये एक प्रोग्राम है जो आपको मैं बना के चला के दिखाना चाहता हूँ। चलिए इसको लाइव अपन डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो देखिए, मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैंने लिखा क्लास, वैसे मुझे कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट करने हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट पहले लिख देता हूँ। मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। यूटिल पैकेज के अंदर ये एरे लिस्ट भी है, लिंक लिस्ट है, ये सब किस में है? यूटिल पैकेज के अंदर है। तो अपन यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। अब मैंने क्लास बनाई, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल क्लास के अंदर मैं एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ। पहले तो पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक। ये मेन फंक्शन की बॉडी है, और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम क्या करने वाले हैं? एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। एरे लिस्ट L1 न्यू एरे लिस्ट, और मैं इसमें कुछ साइज पहले से मेंशन कर देता हूँ, दैट इज 4। तो 4 वैल्यूज इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। अब स्टोर करने के लिए मैंने क्या लिखा? L1 डॉट एड, और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो अभी सबसे सिंपल है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पास करूँ? तो या तो मैं जैसे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले स्टूडेंट क्लास बनानी पड़ेगी, फिर मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें पास करूँगा। लेकिन समझने के लिए और सिंपल कर लेते हैं, स्ट्रिंग क्लास पहले से बनी हुई है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मैं पास कर देता हूँ। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है भी बहुत सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अजय, तो ये एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग लिखना है यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एलिमेंट ऐड हो गया। अब अगर मान लीजिए इस एलिमेंट की वैल्यू को मुझे देखना भी है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? एक तो मेरे पास गेट नाम का मेथड है, अगर मैं इंडेक्स दूंगा तो वो मुझे दे देगा वैल्यू। तो ये 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हुई होगी। पर मैंने आपको कहा था कि एक इटरेटर नाम का भी मेथड होता है, उसकी मदद से भी हम वैल्यूज़ को देख सकते हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए कि एक एरे लिस्ट बन गई थी जिसमें 4 जगह थी, कैपेसिटी जिसकी 4 थी, लेकिन उसमें भी एक ही वैल्यू रखी है। अभी मैं एक और वैल्यू रखता हूँ, L1 डॉट एड, और यहाँ पे लिख देता हूँ राहुल। तो 2 वैल्यूज मैंने अभी तक ऐड कर दी हैं। नाउ व्हाट? अब मैं ये करना चाहता हूँ कि इसमें इटरेटर का इस्तेमाल करके पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करूँ। तो इटरेटर आगे फिर पढ़ेंगे भी हम। इटरेटर मैंने एक बना लिया, इटरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया IT, ठीक है। और इटरेटर का ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एक कलेक्शन में मेथड था, उस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। मेथड का नाम क्या था? मेथड का नाम था इटरेटर, ठीक है। मेथड का नाम भी इटरेटर था, ठीक है। लेकिन कॉल कैसे करेंगे वो देखिए। एरे लिस्ट है L1 डॉट, अब क्योंकि कलेक्शन का मेथड है तो कलेक्शन तो इंटरफेस है, उसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। एरे लिस्ट ने ही कलेक्शन को भी इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो हम लिखेंगे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट इटरेटर। तो इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें। अब मैं लिखता हूँ एक लूप, जब तक इटरेटर में नेक्स्ट वैल्यू हैज नेक्स्ट, ठीक है। जब तक नेक्स्ट वैल्यू है तब तक ये चले। और
इस लूप की बॉडी के अंदर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, और इसके ज़रिए मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, सिंपल थोड़ी सी, या सीधे सीधे लिख सकता हूँ मैं क्या लिखूँ, इटरेटर डॉट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या, तो ये हमें रिटर्न करके दे देगा नेक्स्ट एलिमेंट। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ जहाँ से अपन रन करके देखेंगे इस प्रोग्राम को। फिलहाल इस प्रोग्राम को मुझे सेव भी करना पड़ेगा, ये मैंने सेव कर दिया है, यानी हमारा प्रोग्राम बन चुका है। एरे लिस्ट बन चुकी है, उसमें 4 एलिमेंट्स रखने की जगह है, लेकिन मैंने 2 ही एलिमेंट्स रखे हुए हैं और एलिमेंट्स को निकाल के मैं प्रिंट करा रहा हूँ। हो सकता है आपको ये कोड समझने में थोड़ी दिक्कत हो। इटरेटर बेसिकली क्या है, इंटरनली आप उसे एक पॉइंटर की तरह सोच सकते हैं, एक क्लास है, और जो एरे लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उसको एक एक करके पॉइंट करेगा वो, यानी शुरू से आखिरी तक एक एक करके पॉइंट करेगा। तो देखिए, पहले इटरेटर ने पॉइंट किया होगा पहले ऑब्जेक्ट को, दैट इज अजय, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया होगा राहुल। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, जितने की एलिमेंट्स को वो पॉइंट कर रहा है एक एक करके, यानी जितने एलिमेंट्स हैं एरे लिस्ट के अंदर। ओके, तो अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ ई ड्राइव में, जहाँ पे मैंने रखा हुआ है जावा प्रोग्राम्स, उसके अंदर एक फोल्डर है ए नाम का, उसके अंदर मैंने रखा हुआ है अपना प्रोग्राम का नाम है एग्जाम्पल डॉट जावा। ओके, ये फाइल अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको करूँगा रन। ये कुछ मैसेज है, अभी आप इन सब मैसेजेस को इग्नोर करिए क्योंकि ये कंपाइल हो चुका है और ये मैंने इसको रन किया। देखिए, अजय और राहुल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 वैल्यूज जो हमने इंसर्ट करी थी वो है। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ L1 डॉट एड और इंडेक्स नंबर दे देता हूँ 1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोमेश, तो देखिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया रोमेश, लेकिन उसको इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली राहुल आगे शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये इटरेटर की मदद से लूप चलेगा 3 बार चलेगा, और पहली वैल्यू अजय आनी चाहिए, दूसरी वैल्यू क्योंकि रोमेश बीच में आ चुका है तो रोमेश, फिर राहुल। तो एक बार इसको भी रन करके देखते हैं। इसके लिए फिर से मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल किया, रन किया, देखिए अजय, फिर रोमेश, फिर राहुल। ठीक है ना? ओके, अब इसमें आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हैं। जितने भी फंक्शंस अभी अपन ने देखे हैं उनको कॉल करके देख सकते हैं। तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस साइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उनके सोल्यूशंस भी मिलेंगे। आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे इसमें। तो काफ़ी कुछ है इस साइट में, आप इसको ज़रूर विजिट करें और रेगुलर विजिट करें, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ सबकी इन्फॉर्मेशन मैं इसी साइट पे डालता हूँ। तो ये साइट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी बात शेयर कर सकता हूँ आपसे, और अपनी सारी अपकमिंग चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर विजिट करिए, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है तो आप इसको शेयर भी करिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, लोगों को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों का लाभ पहुँच सके। थैंक यू।